शांति की अनुभूति के बाद समीप है, जिनका हमें इंतज़ार है। गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल, हमारे आज के विशिष्ट हमारे भाव भरे निमंत्रण से पधारे हुए आचार्य देवव्रत जी के उद्बोधन की ओर चलेंगे, जिनके व्यक्तित्व में बहुत सी विशेषताएं हैं। आप न केवल गुरुकुल से जुड़े रहें, आर्य समाज से जुड़े रहें, लेकिन सतत शिक्षा, सतत सफाई से जुड़े रहे। और महामहिम, आपकी परमिशन हो तो मैं एक आपके ही बात को कहना चाहूँगी। आपने एक बार कहा था कि हिंदू तब दम्भी है जब वो गाय की बात करते हैं लेकिन गाय की रक्षा नहीं करते। आप बहुत ही सुंदर हम सबके बीच में उद्बोधन देंगे महामहिम। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेहसाना के सब जोन की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत निर्माण की ओर कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों और मंच पर उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी, डायरेक्टर गुजरात जोन ब्रह्मा कुमारी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी, मोटिवेशनल स्पीकर एवं मैनेजमेंट ट्रेनर, आदरणीय श्री मुकेश भाई पटेल जी, विधायक मेहसाना, माननीय श्री एम नागराजन जी, कलेक्टर मेहसाना, आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल जी, सहायक निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमारी एवं ब्रह्मा कुमार भाइयों और बहनों, किसान बंधुओं, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से समस्त भारत और विश्व में आध्यात्म का प्रचार, मेडिटेशन का प्रचार और मानव कल्याण के विभिन्न प्रकल्प चलाए जाते हैं। उसी के अंतर्गत यह स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम, जो कई दिनों तक आपके बीच में विभिन्न विषयों के साथ समायोजित किया जा रहा है, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी ब्रह्मा कुमारी ने किसान भाई और बहनों के कल्याण के लिए आज के इस सम्मेलन को आयोजित किया है और मुझे भी आप सबके दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय बंधुओं, भारत की संस्कृति आदि काल से आध्यात्मवादी संस्कृति रही है। यह वेदों का देश रहा, उपनिषदों का देश रहा। यहाँ ऋषि और मुनियों ने समय समय पर अपने जीवन का संदेश हम सब तक पहुंचाया और जब तक भारत में वही वैदिक और वही आध्यात्मिक परंपराएं चलती रही,
तो हम सदा आनंदित और सुखी रहे। जब से हमने अपने रास्तों को छोड़ा और गैरों के रास्ते पर चले, जो खुद भटके हुए थे, हमें शांति कहां से दे पाते। हमारा जो संदेश है वहां वेदों में लिखा मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि हे मनुष्य तू सही अर्थों में मानव बन, इंसान बन, ऐसा मानव जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर देख सके। तो ऐसा इंसान बन जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक कर सके। ऐसा मानव जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपने आंखों से बहाने की योग्यता रख सके। यह चिंतन जब आता है, उसी व्यक्ति को आएगा जिसका आत्मा विकसित होगा, मन उदार होगा, और ये सब चीजें विचार के द्वारा पैदा होती है। भाइयों और बहनों, मनुष्य शरीर में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वो विचारधारा है। इसलिए वेदों में लिखा है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, मेरा जो मन है वो सदा शिव मैंने कल्याणकारी, विचारों को सोचने वाला हो। यूएनओ के विधान में एक बात लिखी है कि जो युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं, मैदान में लड़ने से पहले वो मानव के मन की भूमि में लड़े जाते हैं। भाई और बहनों, आपस में थोड़ा विचार करो। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं। मैं बहनों से एक प्रश्न मजाक में पूछ लेता हूं, इसको अन्यथा नहीं लेना, लेकिन मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मेरी बहनों, जब किसी पड़ोसन से लड़ाई करनी होती है तो हंसते हुए जाकर के तो नहीं लड़ सकते। जब आप पड़ोसन से लड़ाई करने की तैयारी करते हैं तो पहले अपने मन में गालियां सिलेक्ट करते हैं, कौन सी उसको सुनानी है। जो गालियां सुनानी है पहले उनको अपने मन में लेकर अपने मन को क्रोध की अग्नि से जलाते हैं। हम पहले स्वयं जलते हैं तब दूसरों को जला पाते हैं। आप हंसते हुए जाएं और पड़ोसी से लड़ने लगे, लड़ ही नहीं सकते। जब मन कलुषित होगा, रजोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, ऐसी अवस्था में ही युद्धों का श्री गणेश होता है। हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जब होती हैं तो मानव सतोगुणी बनता है, और सतोगुण जब होता है तो उस समय भाईचारा, एकता, स्नेह, करुणा, दया, उपकार, भलाई, इन सब चीजों को करने को मन करता है। और हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसी मिशन के लिए लगी हुई है कि हम धरती को एक सुखदायी, आनंददायी, जो भारतीय जीवन मूल्यों का भारत था, ऋषि मुनियों ने जिस परंपरा को इस धरती पर जन्म दिया था, वो विचारधारा का युग पुनः इस धरती पर आए। अनेक प्रकार के प्रकल्प के साथ आज प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ चर्चाएं करने के लिए संभवतः इन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गुजरात में गुजरात सरकार के सहयोग से इस अभियान को मैंने पिछले 2-3 साल से निरंतर चलाया हुआ है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस समय गुजरात में 3.25 लाख किसान
3.25 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। अब इसका आंदोलन चल गया है। आज की ये बड़ी आवश्यकता है। अभी मैंने आया तो यहाँ प्रदर्शनी देखी, बहुत अच्छी। आप भी उसको देख के जाएं, आपका मन भी सुखी होगा, आत्मा को भी आनंद मिलेगा। भारत का जो ताना बाना प्राचीन काल में था भाइयों और बहनों, वो इतना एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ था। हम सब अपने अपने कार्यों में संलग्न होते थे। एक गांव जो होता था, उस गांव के अंदर सब जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। प्राचीन भारत में हमारे यहाँ घर घर कुटीर उद्योग चलते थे। और वो कैसे चलते थे? गांव में जो चर्मकार था, वो जूती बनाने का काम करता था। लोहार जो था, लोहे का काम करता था। नाई जो था, बाल काटने का काम करता था। और लकड़ी का मिस्त्री लकड़ी का काम करता था। जुलाहा कपड़े बुनता था। किसान अन्न कमाता था। तो आपस में जो जीवन की जरूरत है, गांव के लोग आपस में आदान प्रदान करके उसका पूरा अपना जरूरत पूरी करते थे। और हमारे जो उत्पाद बच जाते थे, जो हम बनाते थे गांव में कुटीर उद्योग के माध्यम से, तो हमारे जो शहरों के बड़े व्यापारी होते थे, वो गांव में उस सामान को हमसे खरीदते थे। और भारत के समुद्री जहाज बहुत प्रसिद्ध थे। वो इस सारे सामान को गांव से इकट्ठा करके समुद्री जहाजों में भर के और सारी दुनिया में निर्यात करते थे। और जो ये सामान दुनिया को देते थे, बदले में कागज के नोट नहीं लेते थे जो आजकल है। इसके बदले में वो सोना लेते थे। और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया था। इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ा? बोलो, सोने की चिड़िया। समझ में आई बात? ये कारण था भारत की समृद्धि का। यानी कि भारत निर्यात करता था, आयात नहीं करता था। हम दुनिया को सामान देते थे, लेने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरतें हर गांव के लोग आपस में करते थे। और उस काल में भारत के गांव शहरों पर निर्भर नहीं थे। आज तो आप सारे ही शहरों पर निर्भर हो गए। आज तो दूध पैदा करने वाले किसान कुछ इलाके देश में ऐसे हो गए जो अब पशुपालन छोड़ करके थैलियां दूध की गांव में आने लगी। ये हाल आज गांव का हो गया। हम यहां हो गए। आज गांव का किसान मेहनत करनी छोड़ गया। आज गांव में कोई चीज नहीं बनती, केवल आप खेती बाड़ी करते हो, सारी चीज शहर में लेने को जाते हो। शादी होती थी गांव में पहले, शहर से कुछ भी नहीं आता था। गांव में ही आपस में चारपाई का आदान प्रदान करके बैठने की व्यवस्था थी। नीचे बैठ करके पत्तलों में भोजन करते थे। शुद्ध देसी गाय का अपना गोधन होता था, उसकी मिठाई बढ़िया बना के खा लेते थे। सादी चीजें होती थी, शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज शादी होती है तो आप कुर्सी शहर से लेने जाते हो, ये टेंट 6 महीने शहर में लेने जाते हो। आपके खाने पीने का सामान जो आपने उनको बेचा था, उनसे डबल रेट में वापस लेके आते। आज ये उल्टा धंधा करके हमने अपनी व्यवस्थाएं भंग करके गांव जो समृद्धि का केंद्र थे, आज गरीबी का केंद्र गांव बन गए। तो आज पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
उन्होंने गांव में कुटीर उद्योग की पुनर्स्थापना का बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चलाया और वो समृद्धि दोबारा खड़ी हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, एक दूसरे का प्रेम भाव भी पैदा हो। आज इसकी बड़ी भारी जरूरत है भाई और बहनों। उसमें जो खेती बाड़ी हमारे देश में होती थी, हम 60 साल से पहले शहर में से खेती करने के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आते थे। आज आप रोजाना शहर में खड़े रहते हैं, आज यूरिया चाहिए, आज डीएपी चाहिए, आज कीटनाशक चाहिए, अब इसके छिड़काव के साधन चाहिए, अब पोटाश चाहिए, अब जिंक चाहिए, अब मेरे को फलाने तत्व चाहिए। इसी के लिए घूमते हो क्या नहीं? पहले आदमियों सारा पैसा तो आपने उनको दे दिया, तो आपकी समृद्धि कैसे बनेगी? यदि आपने गामड़ा को पुनः दोबारा समृद्ध बनाना है तो आपने प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा। अब यूं समझे, पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप में ऐसे भाई बहन जो हैं जो खेती करते हैं वो हाथ खड़ा करो। वाह वाह वाह, ताली बजाओ अपने लिए, बहुत अच्छा। मैं ब्रह्मा कुमारी अपने सरला दीदी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने सब खेडूत को आज यहां पर बुलाया इस कार्यक्रम में। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात की ओर। प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझो। आप कभी जंगल में गए हो? मेरे पीछे बोलना है भाई, मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूं सारी जिंदगी, अब क्लास लगाऊंगा मैं आपकी, और इस क्लास में मेरे साथ बोलना है, आपने हाँ ना करके गुमसुम नहीं बैठना। बोलोगे कि नहीं? यदि आप प्रश्नोत्तर करेंगे, बोलेंगे तो समझूंगा कि सरला दीदी जी ने बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट्स बुलाए, और नहीं बोलूंगा तो आप बोलोगे तो समझूंगा बड़े कमजोर छात्र बुलाए। ठीक है? कभी जंगल में गए हो? बहुत अच्छा। तो जंगल में कितने तरह के पेड़ पौधे हैं? जंगल में जितने पेड़ पौधे बताओ, उनको यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? कीटनाशक कौन देता है? पानी कौन देता है? नहीं देता ना कोई नहीं देता। लेकिन जब किसी पौधे पर फल लगने का समय आता तो फल से लद जाता है, और जंगल के पौधे के किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला लेबोरेटरी में ले जाओ और उसको चेक कराओ, उसमें एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जब परमात्मा की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था जंगल में सारे तत्वों की पूर्ति करती है, तो हमारे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आ गई बात? नंबर 2, आप में ऐसे कितने खेडूत हैं जिस खेती का प्रचार प्राकृतिक खेती की बात मैं करता हूं, खेती को करते हुए हाथ खड़ा करो। वाह वाह वाह, इनमें तो है भाई लोग, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब ईमानदारी से बताओ, यदि इस प्राकृतिक खेती को सही ढंग से पूर्ण रूप से किया जाए तो क्या इसमें घाटा है? आपने जो हाथ खड़े किए भाई लोगों, घाटा नहीं है ना? नहीं है, बहुत अच्छा। तो ये अब 2 चीजें हैं। एक चीज समझो, आज जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे बीच में, आज साइंटिस्ट जो कृषि वैज्ञानिक वो भी इस बात को बोलते हैं और दूसरे लोग भी प्रचार करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि यदि तुम जैविक खेती करोगे, वो जैविक और प्राकृतिक खेती में भेद ही नहीं समझते क्या है। अब वो इस प्रचार पे लगे हैं कि श्रीलंका ने अभी जैविक खेती कराई और वो भूखा मर रहा। बोलते हैं कि नहीं लोग?
श्रीलंका में जैविक खेती वहां की सरकार ने कराई, वो भूखा मरता है। मैं भी इस बात को मानता हूं क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं, खेडूत हूं। मेरे पास कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 200 एकड़ भूमि है और मेरे पास 350 गायें हैं। और जैसे अभी हमारे सहायक निदेशक महोदय बोल रहे थे ना, वो खेडूत हैं, उन्हीं की तरह मैं भी भाई हल मैंने हाथ से चलाया है। और दूध निकालने के कंपटीशन हुआ था एक बार NDRI करनाल में, उसमें मैं फर्स्ट आया था दूध निकालने में। तो मैं फावला कस्सी बहुत अच्छी चलाता हूँ। पूरी खेती, गाय की नस्ल बनाने की ट्रेनिंग, ये मैंने 10 किलो दूध की क्रॉस ब्रीड गाय से 47 लीटर प्रतिदिन की गाय पैदा की। और वो आप जा करके देख सकते हैं, मेरा 200 एकड़ का फार्म देख सकते हैं। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी देखे गए थे, हमारे मुख्यमंत्री पूरी सरकार के साथ गए। हिमाचल प्रदेश में 4 साल गवर्नर रहा, वहां की पूरी सरकार वहां देख करके गई। और दुनिया के बहुत लोग हमारे खेत को देखने के लिए आते हैं। तो मैं जो बात आपके बीच में कर रहा हूं वो भाषण देने के लिए नहीं है। मैं जो खेती करता हूं, कर रहा हूं, वही बात आपके बीच में रख रहा हूं, प्रैक्टिकल। तो मैंने 25 साल अपने हाथ से रासायनिक खेती की। रासायनिक खेती के दुष्परिणाम आए, मेरी लागत बढ़ती चली गई, जमीन मेरी बंजर हो गई, उसको खाने वाले, छिड़काव करने वाले कई बार चक्कर खा के गिर जाते थे। तो मेरे पास 1500 बच्चे गुरुकुल में रेजिडेंशियल रूप से पढ़ते हैं, 19 स्टेट के। अब उन्हीं बालकों को मैं जहर वाला खाना खिलाता था। तो मेरे को एक दिन बड़ा दुख हुआ, एक मेरा कर्मचारी दवाई का छिड़काव करते हुए खेत में बेहोश होकर के गिर गया। 3 दिन में हॉस्पिटल में बेचारा ठीक हुआ। तो मैंने विचार किया कि इस कर्मचारी ने इस कीटनाशक को ना खाया था ना पिया था, छिड़काव मात्र करने से बेहोश हो गया, और मैं तो इस खेती में इस जहर को डलवा कर बच्चों को खिला रहा हूं। ये तो बहुत बड़ा अपराध और पाप है। मैंने संकल्प लिया, अब के बाद मैं इस जहर वाली खेती को नहीं करूंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा अब इसका विकल्प क्या है। तो मैं एग्रीकल्चर विभाग में गया, जहां कृषि विज्ञान केंद्र था कुरुक्षेत्र। तो वहां एक सीनियर साइंटिस्ट बैठे थे जिनका नाम था डॉक्टर हरिओम जी, वो मेरे परिचय में भी थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं रासायनिक खेती छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप जैविक खेती करो। तो मैंने जैविक खेती के तरीके पूछे, उन्होंने अपने ट्रेनर भेजे, मैंने अपने खेत में गड्ढे वो पक्के बनवाए, उनमें गोबर डाला, उनमें जो हड़सिया होता ना, हड़सिया समझते हो कि नहीं, जो हड़सिया उसमें डाला वो विदेश का था, वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता। वो महीना 2 महीने में उसको खा करके फिर छानना पड़ता। फिर मैं उसको खेत में डाला, उसमें निंदामण इतना पैदा हो गया, सारा दिन उसको निकालने पे लगे रहे। और साल में मेरा रिजल्ट 0/0। 5 एकड़ में मैंने खेती की जैविक, कीट पतंग सारा खा गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जहर वाली दोबारा जाएंगे तो ठीक नहीं। मैंने अगले साल फिर वही जैविक खेती की। अगले साल मेरे को 50% उसमें मिल गया। तीसरे साल 80% के लगभग मेरे को मिला। लेकिन न तो मेरी मेहनत कम हुई, न मेरे खर्चे कम हुए, न मेरी उत्पादन पूरा आया। तो मेरे मन में एक विचार आया,
कि मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस खेडूत के पास 2-4 एकड़ जमीन है वो इस जैविक खेती को करेगा तो उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। और दूसरा मैंने विचार किया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 20-30 सालों से जैविक खेती का प्रचार कर रही हैं, लेकिन कोई सफल मॉडल देश में खड़े नहीं हुए, लोगों में लोकप्रिय नहीं हुई। और आज भी जब मैं प्राकृतिक खेती की बात करता हूं तो आप खेडूत ये सोचते हैं कि 30-40 साल से यही खेती कुछ लोग करते हैं, लेकिन इसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता, घाटे का सौदा है, इसलिए लोग करने से बचते हैं। तो जब मैंने 3 साल वो खेती की, मैं डॉक्टर हरिओम के पास दोबारा फिर गया जो कृषि वैज्ञानिक थे। मैं कहा डॉक्टर साहब 3 साल कौन किसान इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, कौन प्रयोग करेगा, ये उत्पादन पूरा क्यों नहीं देती, इसका कारण मुझे बताओ। तो आप ध्यान से सुनना जैविक खेती के बारे में। मैंने 3 साल की वो, तो उन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में और दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में, वहां के कृषि वैज्ञानिकों की अलग अलग 2 रिपोर्ट दी उन्होंने मेरे को, जैविक खेती पे लिखी। अब जैविक खेती क्या है इसको समझो ध्यान से, ये सबके समझने की बात है, वैज्ञानिक बात। उस रिपोर्ट में लिखा था कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं। भारत देश में 2 अनाज सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, एक चावल और दूसरा गेहूं। समझ गए? 2 अनाज, और इन दोनों अनाजों की भरपूर फसल लेने के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। यदि आप चावल की फसल और गेहूं की फसल भरपूर लेनी है 1 एकड़ में, तो प्रति एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया चाहिए मोटे रूप में। उनका ये रिपोर्ट थी वैज्ञानिक की। अब यदि आप रासायनिक खेती करते हो तो बाजार में जाओगे, यूरिया डीएपी के कट्टे खरीदोगे और खेत में 60 किलो डाल दोगे, आपका भरपूर पैदावार हो जाएगी। यही तरीका है कि नहीं? ये तरीका है। लेकिन जैविक खेती यदि आप करते हो तो उसमें 60 किलो नाइट्रोजन कहां से पूरी करोगे, उसका तरीका समझो। उन कृषि वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है रिसर्च के बाद कि गोबर की खाद जो है ना, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। बोलो मेरे पीछे, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कितना चाहिए? बोलो भाई, हमने चाहिए 60 किलो नाइट्रोजन। तो इसका मतलब 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में डालोगे तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। समझ में आ गई? यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में डालोगे तो भरपूर पैदावार होगी, नहीं डालोगे तो नहीं होगी। अब आप खेडूत बंधुओं से मैं पूछता हूं, खेडूत के पास 1 एकड़ और उसे 300 क्विंटल गोबर की खाद डालनी पड़ेगी तो कितना पशुधन चाहिए? 20-30 पशु चाहिए कि नहीं? अब 1 एकड़ में वो 30 पशु पालेगा या परिवार को पालेगा?
क्या ये लॉजिकल व्यवहारिक बात है? इतना बड़ा देश, इतना भूखंड, क्या हमारे पास इतना पशुधन देश में है कि हर एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद डाली जा सके? ये है वैज्ञानिक रिपोर्ट, इसका नाम है जैविक खेती। इसी का कारण है बंधुओं कि सरकारें 40 साल से, भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार भी, जैविक 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 ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का प्रचार कर रही है, लेकिन कोई मॉडल देश में नहीं खड़े हो पाए। लोगों ने 40 साल में इसको व्यवहार में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि इसमें उत्पादन पूरा हो ही नहीं सकता जैविक। क्यों? न तो 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़े, न पूरा उत्पादन हो। एक गड़बड़। नंबर 2, इसमें जो हड़सिया प्रयोग किया जाता है जैविक खाद के लिए, वो भारत का है ही नहीं, वो विदेशी है। वो मिट्टी खाता ही नहीं, केवल गोबर खाता है, अपने शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, जो मिट्टी में जाकर, पौधे में जाकर रोग पैदा करने का काम करते हैं। दूसरा, अब इसका उत्तर आप देंगे, जिस खेत में इतनी भारी मात्रा में गोबर की खाद पड़ेगी, वहां निंदामन पैदा होगा कि नहीं? खूब होगा कि नहीं? सारी लेबर आपकी उसमें लग जाएगी, वो बेकार की बात। नंबर 3, जहां 300 क्विंटल एक एकड़ में गोबर की खाद पड़ेगी, उसमें मीथेन जैसी गैस बनेगी कि नहीं? और वो गैस वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगी कि नहीं? तो रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों ही पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। ये दोनों घाटे का सौदा है, ये व्यवहारिक नहीं है। ये मैंने अंतर बताया आपको, जैविक खेती क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिस आदमी को सुनो जैविक ऑर्गेनिक जैविक ऑर्गेनिक, ये है कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में जैविक खेती। समझ में आ गई कि नहीं? अभी जैविक खेती आई समझ में? पीछे वालों की नहीं आई समझ में? आ गई, धन्यवाद। अब सुनो, प्राकृतिक खेती क्या है। इस प्राकृतिक खेती को और समझो ध्यान से केडुत भाइयों। प्राकृतिक खेती शुद्ध विज्ञान है, साइंस है पूरा का पूरा, और ये देसी गाय पर आधारित खेती है। मेरे पास इस समय मैंने 12-13 कृषि वैज्ञानिक अपनी टीम में जोड़े हुए 7-8 साल से, और वो कोई माइक्रोबायोलॉजी का, कोई किसी का, अलग अलग विभाग के वो साइंटिस्ट हैं। मेरे जो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर बलजीत सारंग, उनका नाम है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सार में इस समय सीनियर साइंटिस्ट हैं। वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साइंटिस्ट के साथ काम कर चुके हैं। मैंने उनको अपनी टीम में लिया और क्या काम किया, अब इसको ध्यान से सुनो। मैंने देसी गाय का, घोड़े का, गधे का, ऊंट का, बकरी का, भैंस का, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन गाय, जर्सी गाय, सभी के गोबर मैंने अलग अलग इकट्ठे किए और उनको सुखाकर और बारीक पीस दिया, और फिर उनकी थैली अलग अलग बनाई, और उन थैलियों पे मैंने नंबरिंग की, नंबर लगाए, और अपनी डायरी में मैंने लिखा 1 नंबर में किस पशु का है, 2 में किसका, 3 में किसका, 4 में किसका है। उस साइंटिस्ट को नहीं मैंने बताया। जिस कृषि वैज्ञानिक को एक थैलियां भेजी, उसके पास नंबर वाली थैलियां थी, और मेरे पास मेरी डायरी में नंबर भी थे। उस पशु का नाम था जिसका गोबर था। समझ में आई? और साइंटिस्ट को मैंने दे दिए, इन पे रिसर्च करो कि इनमें गुणवत्ता किस गोबर में ज्यादा है। 6 महीने तक उन्होंने अलग अलग पे रिसर्च किया, और 6 महीने के बाद जो रिपोर्ट आई
उसने मेरे को वो थैली पकड़ाई जो भारतीय नस्ल की देसी गाय की थैली, वो थी साहिवाल गाय। और फिर हमने और रिसर्च की, भारत में जितनी भी भारतीय नस्ल की देसी गाय, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, कांकरेज, गिर, ये सब में समान गुणवत्ता पाई। गुणवत्ता क्या पाई? देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाए। 300 करोड़ से ज्यादा। भैंस, ऊंट, बकरी, गधा, घोड़ा, गाय, जर्सी, हॉस्टन फ्रीजन गाय, इनमें 78-90 लाख से ज्यादा नहीं मिली। भारतीय नस्ल की देसी गाय जितनी भारत में, उनमें 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम में। फिर मैंने एक और काम किया एक दिन, ये जो गाय आप और हमने सड़कों पे छोड़ दी ना दूध पी करके, ये सोच के ये किसी काम की नहीं, सड़कों पे धक्के खाने के लिए, मैंने वो गाय पकड़वाई और उसका गोबर लेकर के वो भी मैंने रिसर्च के लिए भेजा। जो गाय दूध नहीं देती हमने बेसहारा बना करके सड़कों पे छोड़ दी, उस गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए। 500 करोड़ तक। अब रिसर्च की वो इतने जीवाणु क्यों बढ़े? दूध देने वाली में 300 करोड़, बिना दूध देने वाली में 500 करोड़। तो उसका पाया जो गाय दूध देती है तो उसकी एनर्जी, ताकत दूध बनाने में लग जाती है। जो दूध नहीं देती वो जीवाणु बनाने में लग जाती है। तो उसके 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हो गए। तो ये जो दूध नहीं देती है ना, इनको पकड़ लो, कल वो बड़ा काम आएंगी आपको। समझ में आई? और ये काम डांग में कर दिया आपके प्रदेश में लोगों ने। आपको पता ना, डांग जिले को हमारी सरकार, प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक जिला घोषित कर दिया। वहां एक डांगी गाय, छोटी सी गाय, 2-4 हजार रुपए में मिलती थी वो, अब वो 20,000 में नहीं मिलती वहां पे। और जितनी गाय सड़कों पे फिरती थी ना, अब वो सब खेडूत ने पकड़ ली खेती करने के लिए। वहां प्राकृतिक खेती लोग कर रहे हैं, उनके उत्पादन बाहर जा रहे हैं, बहुत उनको लाभ हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती में हम 2 कल्चर तैयार करते हैं और एक देसी गाय से, सुनो ध्यान से, एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हो आप। इतना कमाल है इस गाय में। भगवान ने देसी गाय की आंतों में जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा के भेजी हुई है। खेडूत के लिए वो कितनी कल्याणकारी है। आप उसकी नस्ल अच्छी बनाओ, परिवार को दूध पिलाएगी, परिवार के बच्चे बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे घी दूध खा करके। और उसका गोबर, गौमूत्र जो है, गौमूत्र खनिजों का भंडार है और गोबर जीवाणुओं का भंडार है। हम क्या करते हैं, एक 200 लीटर का ड्रम ले लेते हैं, ड्रम समझते हो, खाली ड्रम, और उसको जहां गाय बंधती ना वहां पे रख लो। उसमें लगभग 170-80 लीटर पानी डाल लो। और जो देसी गाय है, स्वस्थ गाय, 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है 24 घंटे। आप 24 घंटे का गोबर गौमूत्र मिक्स मिला करके उस ड्रम में डाल दो। 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी। बड़े पेड़ की क्यों, खेत की क्यों नहीं? खेत में जीवाणु खत्म हो गई यूरिया डीएपी से। पेड़ के नीचे किसी ने यूरिया डीएपी नहीं डाला तो वहां जीवाणुओं का भंडार है। अब क्या करना है, आपने उस पानी में ये 4 चीज मिला दी, गोबर गौमूत्र मिला दिया, गुड़ और दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, लकड़ी का एक डंडा लो,
5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन 4 दिन घोलना हमको, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम। 5वें दिन 1 एकड़ के लिए आपका खाद तैयार हो गया, 1 एकड़ के लिए। अब दुनिया में बताओ, इससे सस्ता, इससे सरल, इससे कम समय में कोई खाद बन सकता है? अब इसके विज्ञान को समझो आप, इसमें साइंस क्या है। अब बोलना है भाई आपने मेरे पीछे, चुप नहीं बैठना। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? बताओ, कोई लाला जी बैठा है यहाँ पे गिनती करने वाला? 10 किलो गोबर में 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे। समझ में आई बात? और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को हमने उस ड्रम में खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन के रूप में दे दिया, तो वो प्रोटीन खा करके, दाल को खा करके बलवान बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। और उनको हमने गुड़ दे दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो बढ़ेंगे। और उसमें मिट्टी जो डाली उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु है, तो उसमें वो मेलवण का काम करेंगे, जात का, कल्चर का काम करेंगे। समझ में आई बात? और वो जो कृषि वैज्ञानिक है ना हमारे बलजीत सारंग, उन्होंने इस पर रिसर्च की। अब ये बढ़ते कितने हैं ये ध्यान करो। इस ड्रम में ये सूक्ष्म जीवाणु, जब इनको बेसन दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, मिट्टी डाली जाती है और इसको घोल दिया जाता है, तो हर 20 मिनट में ये डबल होते हैं, हर 20 मिनट में डबल होते हैं। और कब तक होते हैं? 72 घंटे तक होते हैं। 72 घंटे तक ये डबल होंगे, फिर ये वहीं रुक जाएंगे और फिर ये घटने मरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब ये बनाए तो 5 से 6 दिन में इसको खेत में प्रयोग करना है, ताकि ज्यादा संख्या में जीवाणु जाए। अब प्रयोग कैसे करना? स्प्रिंकल से करो, ड्रिप से करो। जब खेत में पानी छोड़ते उसमें बूंद बूंद छोड़ दो, पूरे खेत में 1 एकड़ में फैलना चाहिए। जब ये खेत में पूरे में फैल जाएगा तो मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवाणु असंख्य होते हैं, उनमें जाकर के मेलवण का काम करके फिर इनकी संख्या कोई गिन ही नहीं सकता, इतनी बड़ी संख्या में ये बनेंगे। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु ना खेडूत बंधुओं, यही है आपकी खेती की जान। कैसे हैं? इन सूक्ष्म जीवाणुओं में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं, आकाश में, हवा में 78% नाइट्रोजन है। ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से, हवा से नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसका भोजन बना करके पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। आप जो ये कहोगे ना, लोग कहेंगे नाइट्रोजन कहां से आएगा? नाइट्रोजन यहां से आएगा भगवान की फैक्ट्री से। आप जो नाइट्रोजन यूरिया खरीदते हो आदमी की फैक्ट्री से लेते हो, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में बदबू आती है, गंदगी आती है, प्रदूषण होता है और जहर है वो। और परमात्मा की जो फैक्ट्री आकाश में लग रही है, आपको जानकारी होनी चाहिए, जब बादल गरजते हैं ना और बिजली कड़कती है, एक बार बिजली कड़कती है तो हजारों टन यूरिया आकाश में पैदा होता है, हजारों टन। और इसी का परिणाम है, जब बारिश बरसती है तो आपके खेत की रंगत तीसरे दिन बदलती है कि नहीं? अरे कमजोर विद्यार्थियों सो गए क्या? हाँ? 3 दिन में रंगत बदलती कि नहीं खेत की? हरा भरा क्यों हो गया? कि जो बारिश आती बूंदे वो आकाश में, हवा में जो यूरिया है ना, उसको लेके धरती पे गिरती है
और सारा खेत की रंगत बदलती है। तो इस आकाश में, हवा में साइंटिस्ट लोग कहते हैं 78% नाइट्रोजन है। और ये जो गौ माता के पेट से जीवाणु गए और हमने ड्रम में बढ़ा लिए, ये जीवाणु आकाश से उसको खींचते और आपके पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। इसलिए बाजार वाले यूरिया की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? नंबर 2 और समझो, अब मजा आएगा आपको यदि खेडूत सही हो तो। तुम ये जो धरती मां है ना, ये रत्न गर्भा, वेदों में लिखा माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये धरती हमारी मां। जैसे माताएं हमारा पालन पोषण करती हैं, ये धरती भी हमारा पालन पोषण करती है। इसमें सारे तत्व हैं, लेकिन उनका प्रयोग करना खत्म कर दिया मूर्खता से हमने। अब अगली ध्यान करना मेरी बात को। आपसे लोग पूछ कहेंगे, कृषि वैज्ञानिक आजकल वाले कहेंगे कि धरती में पोटास कहां से आएगा, जिंक कहां से आएगा, मैग्नीशियम कहां से आएगा, आयरन कहां से आएगा, फास्फोरस कहां से आएगा, ये कहते हैं आपको। अब मैं बताता हूं वो कहां से आएगा। मिट्टी में ये सारे तत्व हैं, फास्फोरस, जिंक, पोटास, सब कुछ धरती में है। लेकिन ये सारे तत्व सुप्त अवस्था में, ये सारे तत्व गांठ बना करके पड़े। और ये जो सूक्ष्म जीवाणु गौ माता के पेट से जीवामृत से हमने तैयार किए हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु धरती में पड़े इन तत्वों को खाते हैं, इनको खा के भोजन बनाते हैं, पकाते हैं और पौधे की जड़ को देते हैं। नहीं आई समझ में बात? आगे क्या? धरती में सारे तत्व हैं, लेकिन यूरिया डीएपी ने जो जीवाणु, जो मित्र जीव इस धरती से भोजन पौधे का बनाते थे, वो जीवाणु ही मार दिए। तो बताओ फिर बाहर से ही तो ये सब कुछ लेना पड़ेगा, धरती से कैसे मिलेगा आपको? यही तो पाप किया हमने, सारी धरती को बंजर बना दिया। पहली बात तो यूं समझो, एक गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे हो सकती है? एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार किया कि नहीं? बोलो। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। गाय ने गोबर गोमूत्र रोज देना या एक दिन देगी? दूध भले ही ना दे, गोबर गोमूत्र तो रोज देगी कि नहीं? जब एक दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार, तो 30 दिन से गपोड़ा तो नहीं है? आगे ना समझ में एक बात। नंबर 2, जब आप जीवामृत, घन जीवामृत धरती में डालोगे देसी गौ माता का, तो हड़सिया जो है ना, जो आपने मार दिया, कहीं कहीं दिखाई देता। अब भी वो मरा नहीं, धरती में कुछ समाधि लिए बैठा है, कुछ बैठे बेचारे अब भी जान बचाए हुए। और आपने उनको देखना हो ना, तो यदि सही खेडूत हो तो मेरी बात का समर्थन करेंगे। आप एक काम करना, कल अपने घर से अपनी गाय को जंगल के लिए छोड़ना, और वो गाय घर से निकलेगी, कच्चे रास्ते से जाएगी, और कच्चे रास्ते से चलते चलते गाय क्या करती है? एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और चली गई। होता कि नहीं ऐसा? जो गाय ने गोबर किया, उसको 3-4 दिन के बाद आप उलट करके देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे कि नहीं? छिद्र मिलेंगे कि नहीं? अच्छा यूं बताओ, जब गाय ने गोबर किया तब वहां छिद्र थे? नहीं थे ना? फिर छिद्र कहां से आए? वो छिद्र वो है जो आपने यूरिया डीएपी डाल करके हड़सिया को डरा करके धरती में समाधि लेने के लिए मजबूर कर दिया। जब गाय का गोबर उसका भोजन उसको मिला, उसकी गंध पाके धरती को फोड़कर भोजन लेने के लिए ऊपर आ गया। ये छिद्र उसने बनाया। आई समझ में?
ऐसे ही जब आप जीवामृत घन जीवामृत खेत में डालोगे प्राकृतिक ढंग से, जीवामृत तो ये है जो मैंने तरल बताया, घन जीवामृत क्या है? घन जीवामृत है सूखा खाद। जब आपके घर में गाय का गोबर बच जाए उसको बारीक कर लो 1 क्विंटल को, और उसमें ये जो जीवामृत है ना 7-8 किलो इसमें छिड़क लो और उसको मिला दो, तो ये 6 महीने भी खराब नहीं होता। ये डीएपी की तरह यूज होता है। ये आप, मेरी एक पुस्तक है वो लानी में भूल गया, आपको भिजवाऊंगा, दीदी को सब में बांटेंगे उसको, ताकि इसका प्रचार आपको पता लगे बनती कैसे। तो ये घन जीवामृत है। तो जीवामृत घन जीवामृत जब आप खेत में जाएगा तो ये हड़सिया धरती खोड़ करके ऊपर आएगा और ये अपना परिवार इतनी स्पीड से बढ़ाता है, नर और मादा ये इकट्ठे, ये हजारों अंडे देता है। मेरे जो खेत हैं कुरुक्षेत्र में, मेरे 1 एकड़ में 6 से 7 लाख हड़सिया 1 एकड़ में काम करता है, 1 एकड़ में। और ये हड़सिया आप जानते हो कैसे काम करता है? देखो ये यूं जाता है धरती में यूं, और यूं आता है, इससे जाता है, इससे आता है, इससे जाता है, जिस छेद से जाता उससे नहीं आता, नया बना करके लाता है। और आप विचार करो, ये यूं भी चलता है, यूं भी चलता है, परमाणु बम की तरह काम करता है। और कि खेडूत भाइयों, ये धरती जो खनिज पूर्ण है उसको खाता है, मिट्टी को। ये जो जैविक खाद है ना उस वाला हड़सिया नहीं खाता मिट्टी को, ये भारतीय हड़सिया खाता है। और इस मिट्टी को खा के जब ये पेट से निकालता है और पौधे की जड़ को देता है, तो आपके खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन इसकी मिट्टी में, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस इसकी मिट्टी में, और 11 गुना ज्यादा पोटास इसकी मिट्टी में। और जब ये हड़सिया मरता है तो जमीन के जितने तत्वों की उसको जरूरत है सारों की पूर्ति करता है। ये आपके लिए सबसे बड़ा मित्र कोई है तो वो हड़सिया है। और ये बेचारा बिना पैसे का मजदूर है। ये मनरेगा वाले तुमसे पैसा मांगते हैं कि नहीं, लेकिन ये रात दिन काम करता, कोई पैसा नहीं मांगता, शरीर का बलिदान भी देता है। ये सूक्ष्म जीवाणु मरते हैं, और ये मरते तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हैं, धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। और मजे की बात, इतने छेद बनाएंगे, इतने छेद बनाएंगे कि जब बारिश आएगी, खेत में चारों तरफ पाड़ बंधी हुई है, सारा पानी बारिश का धरती माँ के पेट में चला जाएगा। नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है पानी को बचाने के लिए, यदि सारी धरती पर प्राकृतिक खेती होगी तो धरती पर बाढ़ नहीं आएगी और अकाल भी नहीं पड़ेगा। जब अकाल पड़ता है, लूएं चलती हैं, बारिश नहीं होती, तब पेड़ को पानी कहां से मिलेगा? तब पानी यहीं से मिलेगा। धरती में 3-4 फीट खोदेंगे तो नीचे बेज है, बेज, नमी समझते हो? बेज 3-4 फुट नीचे खोदते तो बेज मिलेगा। और इस हड़सिये ने 10 फुट छेद बना रखे। धरती तपेगी तो नीचे वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, और वो भाप इन्हीं छिद्रों से ऊपर आकर पौधे की जड़ की सिंचाई करेगी। गर्मी में भी पौधा नहीं सूखेगा। इसलिए मैंने कहा जंगल के पेड़ को पानी कौन देता है? यही तो काम वहां चलता है। वो 12 महीने हरा भरा है, सारे तत्वों की पूर्ति है। जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो जो नियम जंगल में काम करता है वही खेत में काम करना शुरू होगा। आपकी लागत शून्य हो जाएगी और उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, हड़सिया करता है, मित्र जीव करते हैं, और तुमने ये सारे मार दिए, तो फिर धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा?
अच्छा बताओ, कमजोर विद्यार्थी हो, बताओ, एक हड़सिया को पकड़ो अपने खेत से और इस टेबल पे रखा, मेज पे लाके रखो और उस हड़सिए के ऊपर यूरिया डालो, बताओ जिएगा या मरेगा? और उसके ऊपर गाय का गोबर डालो तो जिएगा और परिवार बढ़ाएगा। अब तुम दूसरा वाला काम करते या पहले वाला? बोलो, पहले वाला कर रहे हो कि नहीं? तुमने सारे हलसिया मार दिया। हलसिया तो आंख से दिखाई देता, यूरिया उसको नहीं छोड़ता। सूक्ष्म जीवाणु तो आंख से भी नहीं दिखते, वो तो इतने कमजोर है बेचारे। हमने सारी धरती के सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, सारे मित्र जीव मार दिए। धरती की 60% जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट कर दी। हवा लेने लायक बची नहीं, धरती जहरीली बना दी। पानी पीने का नहीं, बोतल लिए फिरते हैं। 20 साल पहले कौन लिए फिरता था बोतल? कहीं भी पी लेते थे। आज इस समझदार आदमी ने सारी धरती का विनाश कर दिया। और ध्यान करो, बुरा नहीं मानना, मैं भी आप में सम्मिलित हूँ। इस प्रकृति का विनाश किसी पक्षी, पशु, जीव जंतु ने नहीं किया, इस समझदार आदमी ने किया। इसके जहां जहां पद चलते हैं वहीं पर बनता रहा। और इसका प्रमाण दे सकता हूं, ईमानदारी से ध्यान करो। हम भूल बड़ा जल्दी जाते हैं। 2 साल पहले कोरोना ने आक्रमण किया था कि नहीं? और प्रधानमंत्री जी ने इस देश को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाया था कि नहीं? उस लॉकडाउन जो 1 महीना लगाया, वो लॉकडाउन आदमियों का था या बाकी पक्षी जीवों का भी था? अरे बोल तो पड़ो। आदमियों का लॉकडाउन था, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ऊंट, बकरी, पक्षी, जीव जंतु उनका तो नहीं था ना। वो तो घूम रहे थे ना वैसे ही। एक समझदार आदमी 1 महीना घर में बिठाए थे और उस बैठने का परिणाम क्या हुआ? गंगा भी शुद्ध हो गई, जमुना भी शुद्ध हो गई, समुद्र भी शुद्ध हो गए, पशु पक्षी भी कई प्रजातियां थी। अरे सब कुछ ठीक ठाक हो गया था कि नहीं 1 महीने में? ये समझदार आदमी 1 महीने काबू किया गया था, सारी प्रकृति शुद्ध हो गई थी, नई नई पक्षियों की प्रजातियां आ गई थी। और ये समझदार खुला छोड़ दिया, फिर वहीं चले गए, है कि नहीं? तो इस धरती का विनाश हम करते हैं या तो मुझे बाकी लोग करते हैं? इसलिए प्यारे भाइयों, किसान बंधुओं, वापस लौटो प्रकृति की ओर। और प्राकृतिक जो खेती है, इसमें अंतिम विधि साधन की, मल्चिंग की, धरती को ढक करके रखने की। जैविक खेती में धरती को ढकने का कोई विधान नहीं। धरती माँ जैसी हमारी माताएं बहनें अपने शरीर को पूरा ढक करके रखती, ऐसे धरती माँ को भी ढक करके रखना। क्यों ढक करके रखना है? इसलिए ढक के रखना है, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन आकाश में उड़ करके ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। और वो ऑर्गेनिक कार्बन धरती में रहता तो धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ती, फर्टिलिटी बढ़ती। एक लाभ धरती रखने से। दूसरा लाभ क्या है? ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, और ये हड़सिया, इनको भी तो भोजन चाहिए। जब आप धरती पे खरपतवार, अवशेष, निंदावन से धरती को ढक दोगे तो वो इनको खा करके बायोमास में बदल के खाद बना देंगे। इसका 2 लाभ। तीसरा, 50 से 60% पानी की खपत खत्म। 50-60% पानी कम लगेगा खेत में। और हमारे गुजरात में पानी की बहुत कमी है। यदि आप प्राकृतिक खेती करोगे तो पहले ही साल 50% पानी कम लगेगा, दूसरे साल 60% कम लगेगा, तीसरे साल 70% कम लगेगा। क्यों, कैसे लगेगा? सुनो ध्यान से। अब यदि सही किसान हो तो मेरी बात की समझ में आएगी। आप ये काम करना, अब लुए चलेंगी, गर्मी बढ़ेगी, खेत में कहीं पानी नहीं होगा, खेत पूरा सूखा पड़ा आपका। आप
खेत के कुछ अवशेष इकट्ठे करो और उनका एक बंडल बना करके सूखी धरती पे डाल दो और 3-4 दिन के बाद उस बंडल को उलट के देखो, उसके नीचे बेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, मिलेगा बेज? अच्छा यूं बताओ, जब लूएं चल रही हैं, पानी कहीं है नहीं, वहां उसके नीचे ये बेज कहां से आ गया? ये आया इस अवशेष से। ये जो हवा है ना, इसमें भी तो पानी है। ये अवशेष उस पानी को खींचते हैं और धरती मां को देते हैं। सुनो ध्यान से, जंगल में यही तो नियम काम करता है। जंगल में गए, सारी धरती ढकी हुई है कि नहीं? अब पतझड़ होगा, सारे पत्ते धरती को ढकेंगे कि नहीं? छोटे छोटे वहां पर पौधे धरती को ढक करके रखते हैं। और जब आप धरती को सारी को ढकेंगे तो धरती में बेज बना रहेगा। और ध्यान करो खेडूत भाइयों, पौधे को पानी नहीं चाहिए। पौधे को पानी, बोलो, पौधे को बेज चाहिए, बेज, नमी चाहिए, बेज चाहिए। यदि आप धरती को ढकेंगे तो उसके नीचे वाक्सा बनेगा। वाक्सा का मतलब 50% पानी और 50% बेज जहां होगा, वहां वाक्सा बनेगी और वहां धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, जीवाणुओं का भंडार बढ़ेगा और जमीन ऑर्गेनिक कार्बन से भरपूर बन जाएगी। और ये जब धरती को ढकोगे ना, तो ये हड़सिया है ना, ये दिन में काम नहीं करता, रात को काम करता है। ये हड़सिया क्यों करता है? इसको पता तो दिन में बाहर आएगा तो पक्षी उठा ले जाएगा, इसलिए अंधेरे में काम करता। आप एक चालाकी करना, जब धरती को ढकोगे ना, तो पक्षी को हड़सिया नहीं दिखेगा, हड़सिया को पक्षी नहीं दिखेगा, तो फिर ये हड़सिया डबल शिफ्ट में काम करेगा। ये डबल शिफ्ट में काम करेगा, डबल यूरिया, डबल फास्फोर, डबल सारे तत्वों की पूर्ति ये करेगा। और हम प्राकृतिक खेती में एक समय अनेक फसलें लेते हैं। मैंने गन्ना लगाया, उसके साथ आलू लगा दिया, आलू निकाल करके उसमें दाल बीज दी, अब बाद में गन्ना हो गया। एक ही साल में 3 से 4 फसलें हम प्राकृतिक खेती में लेते हैं। उससे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है, किसान की आय भी बढ़ती है, किसान की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है। मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, जब ये रासायनिक खेती शुरू की, उस समय धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। और आज के वैज्ञानिक ने अब रिसर्च दी है, सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आ गया। मतलब सारी धरती बंजर बन चुकी है। इसलिए जहां 10 किलो यूरिया काम कर देता था, अब 10 बैग डालने पड़ते हैं। आपकी लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन घटता जा रहा है, धरती भी जहरीली बना दी। सारी धरती के जहर हमारे खाने के पदार्थों में जाते हैं। और अभी जो हो रही थी ना, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, गीता में लिखा है, जैसा आहार वैसा ही मन बनता है। और मन इस जहर को खाएगा तो मारकाट करेगा, खून खराबा करेगा, लोगों को परेशान करेगा। सतोगुणियन सात्विक बुद्धि को जन्म देता है, तमोगुणी ये बुद्धि को तमोगुणी बनाता है। तो आहार की शुद्धि के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अब लेटेस्ट रिपोर्ट है, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती और ये जैविक खेती जिम्मेदार है। ये दोनों ही पर्यावरण को खराब करती है। धरती की स्वास्थ्य को बचाना है, पानी को बचाना है, अस्पताल से लोगों को बचाना है। आज सबसे मैं पूछता हूं, जब ये रासायनिक खेती नहीं थी, 50 साल पहले कोई कैंसर को जानता था भाई लोगों? कोई डायबिटीज को जानता था? हार्ट अटैक को जानता था? कोई किडनी खराब होती थी? आज अस्पताल भरे पड़े हैं इस जहर के भोजन के कारण।
तो मैंने इतना टाइम ले लिया है, बहुत लंबी बात थी, कुछ समझ में भी आया कि नहीं आया? तो मैं तो सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहूं, गुरु जी को गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं, या जी खाली भेजोगे? गुरु दक्षिणा दोगे ईमानदारी से? तो मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, आपको मैंने 1-1.25 घंटा टाइम लगाया पूरा। दीदी ने बुलाया तो मैंने सोचा ये विषय में पूरा समझाऊं, इसके विज्ञान को समझाऊं। ये गौ माता पर आधारित है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, ईश्वरीय खेती है, ये ईश्वरीय काम है। इसलिए आप सब अपने भावी बच्चों के भविष्य के लिए धरती माता को बचाओ, नहीं तो ये बंजर हो जाएगी, बिन उपजाऊ होगी। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। न पानी बचेगा, न हवा बचेगी, न धरती बचेगी, न जंगल बचेंगे। इसका इलाज प्राकृतिक खेती की ओर लो, एकदम सारी मत करो। आपके पास जितनी जमीन है उसका 3/4 हिस्सा थोड़ा सा करो, लेकिन ईमानदारी से करो। एक चीज नहीं, पूरी विधि से करो। अब हमने प्रदेश में अपने शिक्षक 500 तैयार कर दिए, गांव गांव के अंदर वो आएंगे। आप सबको फ्री में ट्रेनिंग मिलने वाली है। आप अपने प्राकृतिक खेती के जो हमारा कृषि विभाग है उनसे संपर्क करो। आपके गांव में भी आएंगे, तालुका स्तर पे आएंगे, हर जिला, तहसील और गांव तक हमने इस साल पहुंचना है। प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि एक भी पंचायत हमने इस साल नहीं छोड़नी जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष में हम मना रहे हैं। 75 खेडूत हर पंचायत में कम से कम हमें खड़े करने, और ये 15 अगस्त तक करने। बहुत तेजी से काम चलेगा। तो आप ईमानदारी से जो जो सहयोग करेंगे वो आप खड़ा करो। धन्यवाद। धन्यवाद। बहनें नहीं करेंगी, आप नहीं करोगी तो फिर डबल हाथ खड़े करो और अब अपने लिए ताली बजाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अपनी दीदियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने बुला, आप सबसे बातचीत करने का अवसर मिला, और मैं तो मिशनरी बना करके जुटा पड़ा। पूरा देश इस मिशन पर चलेगा तो सबका भला होगा, और यही हमारा नारा है ऋषियों का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।